नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 21 फरवरी को जो आपका पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का केवीएस पीआरटी का, तो उसका यहाँ पर हम फुल पेपर एनालिसिस लेकर आ चुके हैं, यानी कि डिटेल में हम यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं। और ये आपकी मैराथन क्लास होने वाली है। जिनका पेपर आने वाली शिफ्टों में है तो उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है। सब कुछ यहाँ पर हम डिटेल में कवर कराने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं एनईपी 2020 के बारे में। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो इसके हम पहले हिस्ट्री में जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये आई थी आपकी 1968 में, और जो कोठारी आयोग था उसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। तो इन्हीं की अध्यक्षता में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है लागू की गई थी 1968 ईस्वी को। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है वो है दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये आई थी 1986 में राजीव गांधी के समयकाल में। पहली आई थी इंदिरा गांधी जी के समयकाल में और दूसरी आई है 1986 में राजीव गांधी के समयकाल में। और जो ये दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है बच्चों, इसको 2 बार संशोधित भी किया गया है। क्वेश्चन बनता है कि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसको कब कब यहाँ पर संशोधित किया गया है। तो एक बार संशोधन हुआ था 1992 में और एक बार इसका संशोधन हुआ था 2014 में। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। ये आई है 2020 में नरेंद्र मोदी जी के समय में। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि जो आपकी एनईपी 2020 है ये आपकी है तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, तो यहाँ पर जो अध्यक्ष पूछे जाएंगे आपसे कि जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये किसकी अध्यक्षता में यहाँ पर लागू की गई है, तो ये की गई है डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में। कौन से? डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो समिति है इनकी अध्यक्षता में ये जो है तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो आपका नया पाठ्यक्रम है ये है 5+3+3+4, यानी कि जो पहले आपका पाठ्यक्रम था 10+2, इसको हटा करके 5+3+3+4 का यहाँ पर नया पाठ्यक्रम लागू किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका नया पाठ्यक्रम है ये 5+3+3+4 क्या है। तो जो 5 आपका है सबसे पहले इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है 3+2 में। तो पहले जो 3 साल बच्चा है वो आंगनवाड़ी में शिक्षा प्रदान करेगा और अगले 2 साल पहली और दूसरी कक्षा में यहाँ पर पढ़ाई करेगा। ठीक है, तो 5 यहाँ पर क्लियर हो गया। अब बात करेंगे 3 की। तो ये 3 में क्या करेगा बच्चा? 3, 4, 5 में पढ़ेगा। अगले जो 3 वर्ष होंगे उसमें 6, 7, 8 में पढ़ाई करेगा, और अगले जो 4 साल होंगे उसमें बच्चा 9th, फिर आएगा 10th में, फिर 11th में और फिर 12th में, यानी कि इंटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका नया पाठ्यक्रम यहाँ पर लागू किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बात कर लेते हैं अब इसका उद्देश्य क्या था। तो एनईपी 2020 का जो मुख्य उद्देश्य था वो था बच्चों पाठ्यक्रम को लचीला बनाना। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्या बोला गया था कि 3 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको गुणवत्ता व समावेशी शिक्षा प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य था। और ये लक्ष्य कब तक पूरा करना है इनको? 2030 तक। क्लियर हो गया। 2030 तक इनको ये लक्ष्य पूरा करना है। क्लियर। और यहाँ पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है, यानी कि जो कक्षा 5 तक के छात्र छात्राएं हैं उनको मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना है। क्लियर। चलते हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है निपुण का। तो निपुण का डिटेल वीडियो जो है वो हम भी आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा निपुण का भी। और जो हमने आपको अभी बताया एनईपी 2020, इसका भी डिटेल वीडियो हम करवा चुके हैं। फिर से यहाँ पर हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं निपुण के बारे में। तो निपुण क्या है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा जाता है। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यानी कि संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी शुरुआत बच्चों
5 जुलाई 2021 को हुई थी और इसका जो लक्ष्य है वो रखा गया है 2026 से 27 तक का। क्लियर हो गया? यानी कि 3 से 9 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं उनको सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2026 से 27 के बीच में। इसकी शुरुआत जो है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा की गई थी 5 जुलाई 2021 को और इसको जो है टोटल 17 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे डायरेक्ट कि निपुण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 17 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं आगे इसके स्तर की। तो यहाँ पर निपुण में जो है 5 स्तर बताए गए हैं। कौन कौन से वो स्तर हैं? तो पहला है राष्ट्रीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर, तीसरा है जिला स्तर, चौथा है ब्लॉक स्तर और पांचवा है स्कूल स्तर। तो ये 5 स्तर यहाँ पर निपुण में बताए गए हैं। क्लियर हो गया? अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर बच्चों आरटीई एक्ट 2009 की। तो आरटीई एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ये 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा के द्वारा और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा के द्वारा यहाँ पर पारित किया गया था और 26 अगस्त को यहाँ पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ये एक्ट आपका अधिनियम बन गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क व जो अनिवार्य शिक्षा है ये प्रदान करने की घोषणा यहाँ पर की गई थी। जो सामान्य बालक हैं उनके लिए 6 से 14 वर्ष की बात कही गई थी और जो दिव्यांग बालक हैं उनके लिए 6 से 18 वर्ष की बात यहाँ पर की गई थी। यानी कि जो 6 से 18 वर्ष तक के जितने भी दिव्यांग बालक और बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात यहाँ पर कहता है कौन? आरटीई एक्ट 2009। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो इसका जो उद्देश्य है बच्चों वो है शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। आगे यहाँ पर लिखा है कि आरटीई एक्ट जो है इसमें कुल 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची है। भारत जो है वो शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां नंबर का देश बन गया है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर बात करते हैं कि छात्र और शिक्षक का अनुपात यहाँ पर कितना बताया गया है। तो शिक्षक 1 होगा प्राथमिक विद्यालय में और उस पर जो है 30 छात्रों का यहाँ पर भार होने वाला है। ठीक है? यानी कि शिक्षक और छात्र का अनुपात जो होगा वो होगा 1:30। किसमें? प्राथमिक में। अगर उच्च प्राथमिक की बात करें तो 1:35 का ये अनुपात रहने वाला है, यानी कि 1 शिक्षक पर 35 बच्चे। क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीएफ 2022 की। इसका भी डिटेल वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है? तो उसको जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ मुख्य पॉइंट हम आपको बता देते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 20 अक्टूबर 2022 को धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं इनके द्वारा, और इन्हीं के द्वारा जो है बाल वाटिका का भी यहाँ पर शुभारंभ हुआ था। और बाल वाटिका की जो उम्र है वो है बच्चों 3 से 6 वर्ष की। क्लियर हो गया? यानी कि यहाँ पर बताया गया था कि जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं इनको बिना किताब की शिक्षा प्रदान करनी है, यानी कि खेल खेल में शिक्षा इनको यहाँ पर प्रदान करना है। ठीक है? और आगे यहाँ पर अगर बात करें तो फाउंडेशनल स्टेज जो हैं वहाँ पर बताई गई हैं कि 3 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं वो आपके फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत आते हैं। आगे बात कर लेते हैं। इसको जो है 4 चरणों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। किसको? एनसीएफ 2022 को। पहला जो चरण है वो है नींव या बचपन की देखभाल, ये आती है 3 से 8 वर्ष तक। दूसरी है प्रारंभिक शिक्षा, ये है 8 से 11 वर्ष तक। तीसरी है मिडिल एजुकेशन 11 से 14 वर्ष तक और चौथी है सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 14 से 18 वर्ष तक। क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं अगला पॉइंट। एनसीएफ 2022 में पंचकोश भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो पंचकोश से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो पंचकोश है इसकी उत्पत्ति हुई है तैत्तिरीय उपनिषद से। किससे हुई है बच्चों? तैत्तिरीय उपनिषद से जो है पंचकोश की उत्पत्ति हुई है। और जो आपका ये तैत्तिरीय उपनिषद है ये किसका भाग है? यजुर्वेद उपनिषद का भाग है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है पंचकोश बताए गए हैं। तो यहाँ पर पंचकोश का मतलब है 5 कोश। तो 5 कोश कौन कौन से हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है,
विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। ठीक है, तो ये आपके 5 कोश हैं, इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, हमारी मेहनत आपको अगर अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों यहाँ पर हम 5वें पॉइंट की, एनसीएफ 2005 की। ये यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में यहाँ पर लागू किया गया था। इसका जो प्रमुख सूत्र है वो है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना भार के अधिगम, यानी कि बोझ रहित शिक्षा यहाँ पर प्रदान करने की बात कही गई है। एनसीएफ 2005 जो है स्वयं करके सीखने पर बल देता है, ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एनसीएफ 2005 के जो 5 मुख्य यहाँ पर सिद्धांत हैं, मार्गदर्शक हैं, उनको देखते हैं। तो पहला है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, यानी कि उसको व्यवहारात्मक ज्ञान भी हमें प्रदान करना है। अगला है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी कि रट्टा मारना आपको वहाँ पर नहीं सिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट है पाठचर्या जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, यानी कि केवल पाठ जो है, आपको जो पाठ्यक्रम है आपका, वो केवल ऐसा नहीं है कि पुस्तक के माध्यम से ही पढ़ाना है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चौथा पॉइंट है कि कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे 6वें पॉइंट की, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दीक्षा का फुल फॉर्म भी हम आपको करा चुके हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी कि ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा, ये होता है दीक्षा का फुल फॉर्म। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं परख की शुरुआत। तो परख योजना है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका भी डिटेल वीडियो हम आपको करा चुके हैं। तो यहाँ पर 11 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत होती है, किसकी, परख योजना की। और ये जो है 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना यहाँ पर की थी। परख का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं ECCE का फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, ये इसका फुल फॉर्म होता है। पेडागॉजी का अर्थ आपसे पूछा गया था, तो शिक्षण शास्त्र इसका अर्थ होता है। FLN आपसे पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि मूलभूत बुनियादी जो साक्षरता और संख्यात्मक जो है ज्ञान को प्रदान करना। ठीक है, ये होता है FLN का फुल फॉर्म। आगे बात कर लेते हैं मनोदर्पण का। तो मनोदर्पण क्या है, ये आपको हम बता देते हैं। कोरोना महामारी के चलते देश के करोड़ों युवा ना तो स्कूल कॉलेज जाने में सक्षम हैं, और इसके अतिरिक्त वे घर पर रहकर जो है तनाव में बेहद हैं, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर उनके भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, यानी कि तनाव में हैं। तो इसलिए यहाँ पर भारत सरकार के जो MHRD मंत्रालय है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मंत्रालय है, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने मनोदर्पण की यहाँ पर शुरुआत की है। तो ये आपका कहलाता है मनोदर्पण। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि मनोदर्पण की जो शुरुआत है ये हुई है बच्चों 21 जुलाई 2020 से। क्लियर हो गया। तो ये सारे टॉपिक थे जो कि आपकी शिफ्टों में यहाँ पर पूछे गए क्वेश्चन हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।